और अब खबरें तफसील से। अलीगढ़ में 22 और 23 जनवरी को निरंजनी अखाड़े के जरिए धर्म संसद का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर से 50 से ज्यादा साधु संत और महामंडलेश्वर शामिल होंगे। ये इत्तला अखिल भारतीय हिंदू महासभा के तर्जुमान और मज़कूरा धर्म संसद कन्वीनर कमेटी के रुकन अशोक पांडे ने आज सहाफियों से बात करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में धर्म संसद को लेकर एक गलत माहौल बनाया जा रहा है, जो गलत है। वहीं पुलिस का कहना है कि धर्म संसद की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, ये एक धार्मिक आयोजन है और ये हमारी निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती जी के नेतृत्व में इस आयोजन को किया जा रहा है। इसमें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहेंगे, इसमें शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष रहेंगे, इसमें महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज रहेंगे। उनके सहित इसमें लगभग अखाड़ों के 20 महामंडलेश्वर रहेंगे और 50 के करीब अन्य साधु इसमें रहेंगे। धर्माचार्यों की सभा होगी। ये रामलीला ग्राउंड इसका स्थान लेने का एकमात्र उद्देश्य है ताकि कोरोना नियमों का पालन हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोगों को बिठा सके, इसलिए कर रहे हैं। बाकी का इस कार्यक्रम से ना ही कोई विवाद जुड़ा हुआ है, ना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को भड़काना है, ना ही धर्म संसदों के आयोजन से कहीं कोई दंगा आज तक हुआ है। जिस तरीके का माहौल धर्म संसद के विरोध में किया जा रहा है, ये चुनौतीपूर्ण तरीके से सनातन की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म संसद के आयोजन से आज तक ना कहीं दंगा हुआ है, ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है। इसलिए इसको बदनाम करने वाली कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोही हैं। वो सनातन की आवाज को दबाना चाहते हैं। तैयारी उसमें है, वो जो आयोजक गण है उनसे बातचीत अभी कर ली गई है और चूंकि हमारा एमसीसी भी लागू है चुनाव आयोग का, तो क्लियर बता दिया गया है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम करना है तो आगे के लिए तिथि निर्धारित कर लें। अभी फिलहाल हमारा जब तक माननीय आयोग की तरफ से और एमसीसी लागू है, कोविड गाइडलाइंस लागू हैं, उसमें ना किया जाए। तो बातचीत चल रही है और बहुत संभावना है कि ये कार्यक्रम परमिशन दे दी गई है क्या सर? नहीं, परमिशन के लिए कोई पत्र नहीं आया, तो परमिशन दिया भी नहीं गया है और आगे दिया भी नहीं जाना है। इस पे बातचीत चल रही है और वो आयोजक भी लगभग सहमत है, तो आगे बता दिया जाएगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तमाम पार्टियां सिर्फ मुसलमानों का वोट हासिल करना चाह रही है, लेकिन इनके मसाइल पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। मतलब वोट तो चाहिए लेकिन मसाइल हल होंगे इस पर कोई बातचीत नहीं। यह कहना है एएमयू के कोऑर्डिनेशन कमेटी के अराकीन का। वो आज मीडिया से बात कर रहे थे। अराकीन ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता रोज एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी, जिसमें मुसलमानों के मसाइल पर गौर ख़ौस करने के बाद 15 नुकाती करारदाद मंजूर की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के ताल्लुक से अहम मसाइल को शामिल किया गया है। हम ये करारदाद सभी सियासी पार्टियों को रवाना कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में मुसलमानों के मुतअल्लिक़ा मसाइल पर भी बात करें। इसमें सर फहरिस्त जो इशू है वो ज़ाहिर इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा मुसलमानों का है वो सोशल सिक्योरिटी का मामला है। आप देख रहे हैं कुछ दिनों मॉब लिंचिंग वगैरह का माहौल है, तो सोशल सिक्योरिटी को लेकर कम्युनल वायलेंस बिल और उससे रिलेटेड कवानीन की डिमांड है। उसके अलावा उर्दू की सेकंड लैंग्वेज बनाए जाने की डिमांड है। उसके अलावा जो बहुत सारी जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में कॉटेज इंडस्ट्रीज़ चलती हैं उनके प्रोत्साहन की डिमांड है। और उसके अलावा नाथ मिश्रा कमेटी ने जो भी इशूज़ सामने उठाए हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन की हमारी डिमांड है, जो उनकी सिफारिशात हैं। उसके अलावा एनएसए और यूएपीए में जो लोग बुक किए जाते हैं उसके लिए स्पीडी ट्रायल की हमारी डिमांड है। तो इस तरह से ओवरऑल 15 पॉइंट्स का ये पूरा रेजोल्यूशन है। कहाँ भेजा जाएगा? ये हम लोग तमाम पार्टियों को बिला किसी तफरीक के तमाम पार्टियों के नेशनल प्रेसिडेंट्स को मूव कर रहे हैं कि हमारा ये मुद्दे हैं और ये इशूज़ हमारे यूपी इलेक्शन में डिस्कस भी होने चाहिए। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 2018 से अब तक कई हुकूमतें बदली, लेकिन अक़लियती इदारों की खस्ताहाली की जानिब कोई देखने वाला नहीं है। कमलनाथ हुकूमत अक़लियती इदारों की भी तश्कील नहीं कर पाई थी और शिवराज सिंह की 22 माह की हुकूमत में भी अक़लियती इदारों की जानिब कोई देखने वाला नहीं। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में अक़लियतों की फलाह के लिए अक़लियती कमीशन, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, औक़ाफ़ आम्मा, मसाजिद कमेटी जैसे इदारे तो हैं, लेकिन 2018 से इन इदारों की खबर लेने वाला कोई नहीं है। 2018 के असेंबली इंतखाबात में यहाँ के अक़लियती फ़िरक़े को ये उम्मीद थी कि शायद हुकूमत बदलने के बाद कमलनाथ हुकूमत में अक़लियती इदारों के दिन बदलें, लेकिन उनका ये ख्वाब ताबीर नहीं हो सका। मार्च 2020 में फिर हुकूमत बदली और शिवराज सिंह चौथी बार रियासत के वज़ीर आला बने, लेकिन उनके अहद हुकूमत में भी अक़लियती इदारों की जानिब कोई देखने वाला नहीं है।
अक़लियती तंजीमें अपनी नाराजगी का इजहार कुछ इस तरह से कर रही हैं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश 2018 के बाद से जो है मुतालबा लगातार करती आ रही है कि मध्य प्रदेश की किसी भी अल्पसंख्यक संस्था में कोई नियुक्ति नहीं हुई, पूरी तरह बदहाल है। कांग्रेस सरकार भी 1 साल रही, उसमें भी इन महकमों की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, और अब बीजेपी की सरकार है, उसमें भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों के मसाइल जो हैं पूरी तरह पेंडिंग पड़े हैं। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और बीजेपी की सरकार ने यही एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 2018 के बाद से इसको अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि अभी जब निगम मंडलों की नियुक्ति हुई है तो ज़ाहिर बात है कि अल्पसंख्यक जितने विभाग खाली पड़े हुए हैं उनकी भी नियुक्ति होना चाहिए, इसलिए कि बाकायदा रूप से काम जब ही होगा जब वहाँ पर नियुक्ति होंगी। हज कमेटी है, वक्फ बोर्ड है, मसाजिद कमेटी है, अल्पसंख्यक आयोग है, अक़लियतों के मसाइल के लिए बहुत सारे महकमे कायम किए गए, बनाए गए, लेकिन उसके अंदर जो है वो नियुक्ति नहीं होने की वजह से काम करने मुश्किलें आ रही हैं और अल्पसंख्यक जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। वाज़ेह है कि शिवराज सिंह हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते नगर मंडलों की तश्कील का मरहला तो शुरू किया, लेकिन 25 इदारों में जहां नए चेयरमैन बनाए गए वहां भी अक़लियती इदारों को फरामोश कर दिया गया। इस ताल्लुक से बीजेपी के लीडर कुछ इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। सभी संस्थाएं बनी हुई थी, बाद में जब चुनाव हुए तो सारी संस्थाओं को से इस्तीफे ले लिए गए, डिसॉल्व कर दिया गया सबको, लेकिन दोबारा तो संस्थाएं अभी 15 दिन पहले से बनना शुरू हुई हैं। तो ये आरोप लगाना कि संस्थाएं मुस्लिम संस्थाएं नहीं बनी, ये तो बेबुनियाद है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले 10 दिन पहले सारे निगम मंडल बने, तो अल्पसंख्यक संस्थाएं भी बनेंगे, वो अछूते थोड़ी हैं, वो उनको छोड़ेंगे थोड़ी। उनको पता है अल्पसंख्यकों के बारे में, अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जितने काम किए हैं वो मेरे ख्याल से 70 साल में किसी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नहीं किए। मध्य प्रदेश में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने हैं, ऐसे में हुकूमतों के जरिए अक़लियती इदारों और अक़लियती फ़िरक़े को नज़रअंदाज किए जाने से वो नाराज हैं। सूबे में इमसाल पंचायत इंतखाबात और कॉरपोरेशन के इंतखाबात होंगे, वहीं आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की नाराजगी सियासी पार्टियों के लिए भारी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पटना की मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को आज इजाफी वाइस चांसलर मिल गया। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने मौलाना मजहरुल हक के वीसी का इजाफी चार्ज संभालते हुए यूनिवर्सिटी को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का ऐलान किया है। नए वीसी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि वो तलबा के तालीमी सेशन को ठीक करने के साथ ही यूनिवर्सिटी के बुनियादी मसले को हल कराएंगे। पेश है खास रिपोर्ट। ये पटना में कायम मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को 2 दहाई बाद मुस्तकिल पता मिल गया है। पटना के मीठापुर में 5 एकड़ जमीन पर यूनिवर्सिटी की शानदार इमारत तामीर हो चुकी है, लेकिन तालीम व तदरीस का काम कोरोना के सबब बंद है। कुछ दिनों कबल कई तरह के गबन और बदनवानी का इल्जाम लगाते हुए मौजूदा वीसी प्रोफेसर मोहम्मद कुद्दूस ने यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पटना यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी को यूनिवर्सिटी का इजाफी चार्ज मिला है। नए वीसी ने यूनिवर्सिटी के बुनियादी मसले को हल करने का यकीन दिलाया है। हम एग्जाम लेंगे, जो एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन पर फेयर एग्जाम होगा। फेयर एग्जाम होगा, बच्चे अगर पास करते हैं इसका मतलब पढ़ाई हो रहा है, और अगर नहीं पास करते हैं इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है। देखिए, अभी तो हम ज्वाइन किए हैं और पॉलिसी मैटर में हमको जाना नहीं है, रूटीन वर्क है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिवर्सिटी के अंडर में लाना एक तरह का पॉलिसी मैटर होगा और डिसीजन पॉलिसी मैटर के तहत आएगा, तो इस पर अभी हमको इस पर कुछ नहीं बोलना चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी को चार्ज दिए जाने से अहले इल्म का तबका एक बार फिर से यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल को लेकर पुरुम्मीद है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दहाई बाद भी मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को यूजीसी के 12B की सहूलत हासिल नहीं हो सकी है। जानकारों के मुताबिक हुकूमत इस यूनिवर्सिटी के सिलसिले में काफी सुस्ती से काम लेती है। नतीजे के तौर पर यूनिवर्सिटी की इमारत बनने के बाद भी ये इदारा एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। नए वीसी पर दानिश्वरों ने भरोसा जताया है।
पटना यूनिवर्सिटी में जिस तरह बहुत कलील मुद्दत में इन्होंने वहाँ के मसाइल न सिर्फ हल किए हैं बल्कि यूनिवर्सिटी को एक नई मंजिल की तरफ गामज़न किया है, तो ये जो है इससे हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक अच्छे वाइस चांसलर, जितने दिनों का भी इनका टेन्योर होगा उसमें एक अच्छे वाइस चांसलर ये साबित होंगे, इसलिए कि ये टेक्निकल आदमी हैं, इंजीनियरिंग साइड से हैं और दूसरे विजनरी हैं। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने आज मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी के वीसी का इजाफी चार्ज लिया है। दावा किया है कि इस यूनिवर्सिटी के फ़रोग़ के लिए वो काम करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि यूनिवर्सिटी की बुनियादी सहूलतों को दिलाने में नए वाइस चांसलर कितना काम कर पाते हैं। महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। 50 करोड़ रुपए के खर्च से पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल को हुकूमत तामीर करा रही है। महकमे अक़लियती फलाह के वजीर जमा खान ने अंजुमन इस्लामिया हॉल का दौरा किया। इस मौके पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह भी मौजूद थे। अंजुमन इस्लामिया वक्फ बोर्ड की मालियत है। महकमे अक़लियती फलाह के वजीर ने कहा कि ये एक तारीखी इमारत होगी जिससे अक़लियतों को काफ़ी फ़ायदा होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के रथ को समाजवादी पार्टी रोक सकती है। ऐसे में कम्युनिस्ट पार्टी के जरिए समाजवादी को हिमायत दी जाएगी। भोपाल में मुनक़िदा कम्युनिस्ट पार्टी के सरोज़ा इजलास में सीताराम येचुरी ने न्यूज़ 18 से एक खास मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया। अच्छी बात है, वो करे। जैसे मैं कह रहा था, कितना व्यापक हो सके उतना व्यापक बनाए। हम चाहते हैं कि सब इकट्ठा हो। अभी मतलब उनके साथ हमने तो यही घोषणा किया कि सपा है जो ये काम कर सकता है यूपी में। हम सपा और अखिलेश यादव जी को पूरी समर्थन देंगे। मारूफ कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज इंतकाल कर गए। दिल का दौरा पड़ने के बाद पद्म विभूषण अवार्ड याफ्ता बिरजू महाराज 83 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली। इनके पोते सुरांश मिश्रा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक़ रखने वाले बिरजू महाराज 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में पैदा हुए। उनका असल नाम पंडित ब्रिज मोहन मिश्रा था। कथक डांसर होने के अलावा वो क्लासिकल गुलकार भी थे। बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान और बाजीराव मस्तानी जैसे फिल्मों के लिए रक्स की कोरियोग्राफी की। इसके अलावा इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में भी मौसीकी दी। मारूफ शख्सियात ने इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी नहीं रहे। ये एक इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी हानि है देश के लिए, क्योंकि अब उस स्तर के कलाकार रहे ही नहीं। उनके जाने से एक ये सिलसिला जैसे समाप्त सा हो गया। कुछ लोग कलाकार होते हैं, कुछ लोग फरिश्ते होते हैं। महाराज जी एक फरिश्ते के रूप में इस धरती पर आए, हम लोगों को स्वर्गिक आनंद दिलाया, क्योंकि स्वर्ग से ही आए होंगे, और हम सबको आनंद देके वहीं वापस चले गए। ये अत्यंत दुख की बात है। आज नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी हम सबको छोड़कर चले गए। ऐसे लोग सेंचुरीज में ही नहीं बल्कि मिलेनियम में पैदा होते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी लेगेसी को, उनकी परंपरा को वो आगे बढ़ाए। ओम शांति। आज बेहद दुखद खबर आई कि बिरजू महाराज जी का देहांत हो गया है। हमारी पूरे परिवार की तरफ से, हमारे सबकी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम 2 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं। आज इत्तेफाक से हमारे वालिद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की भी बरसी का दिन है, 1 साल पूरा हुआ है, और आज ही के दिन बिरजू महाराज जी का देहांत हुआ है। तो हम जो म्यूजिकल ट्रिब्यूट उस्ताद जी को दे रहे हैं उसमें हम बिरजू महाराज जी को शामिल करना चाहते हैं और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का आज अचानक चले जाना हमारे संगीत जगत का एक स्तंभ का गिर जाना है। ये जगत कोई नहीं ले सकता है।
वो एक बेजोड़ नर्तक थे। उनके कथक नृत्य में उनका आंखों का काम हम कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गायक भी थे। उनके कई रिकॉर्ड हम लोगों ने बचपन से सुना है, और वो भाव नृत्य जब करते थे वो लगता था कि मन से गाते थे और खुद गा के फिर उसको नृत्य में दिखाते थे। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरी जिंदगी का पहला प्रोग्राम जो बॉम्बे में हुआ था वो उनके साथ हुआ था। उन्होंने, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो महाराज जी को अपने चरण में स्थान दे और फिर से महाराज जी जन्म ले और ऐसा नृत्य करते रहे। बहुत ही दुख की बात है कि कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी हमारे बीच नहीं रहे, और मैं भाग्यशाली रहा कि एक मुंबई में एक प्रोग्राम था नेहरू सेंटर में जिसका नाम रखा था त्रिवेणी, जिसमें गायन वादन नृत्य 3 आर्टिस्ट थे। गायन में पंडित जसराज जी, नृत्य में पंडित बिरजू महाराज जी और वादन में मोहन वीणा में मैं था। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी उस समय कि मेरे वादन पर महाराज जी डांस कर रहे हैं। वो मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा अभूतपूर्व क्षण मेरे लिए जिंदगी में वही रहेगा। बहुत बहुत मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। ये अपूर्णीय क्षति है, उनके परिवार को मेरी बहुत संवेदना। और मारूफ शायर, अदीब, सहाफ़ी और फिल्मी नगमानिगार इब्राहिम अश्क का कोरोना वायरस के सबब मुंबई के मज़ाफ़ाती इलाका मीरा रोड के अस्पताल में इंतकाल हो गया और उन्होंने 71 साल में आखिरी सांसें लीं। इब्राहिम अश्क ने शायरी, अफसाना, सहाफ़त और तनकीद में कलम के जौहर दिखाए। इब्राहिम अश्क काफ़ी लंबे अरसे से फिल्मी दुनिया से भी वाबस्ता रहे। उन्होंने कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, जानशी, एतबार समेत कई फिल्मों में नगमे तहरीर किए। आज जब इंसान का दुश्मन है, ऐसे में अलीगढ़ में एक तंजीम ऐसी भी है जो जानवरों से न सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि इनके लिए काम भी कर रही है। अलीगढ़ की जियोदिया फाउंडेशन के जरिए अलीगढ़ में बेजुबान जानवरों की फलाह बहबूद और देखभाल पर काम किया जा रहा है। आज तंजीम की जानिब से एक वैक्सीन ड्राइव का इनेकाद किया गया जिसमें 100 के करीब गली मोहल्ले के आवारा कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। हम लोग इसमें 10 साल से काम कर रहे हैं और हमने ये देखा कि डॉग्स के साथ जो कैजुअलिटी होती है, मारपीट होती है, जो पिल्लों को छोड़ दिया जाता है, वो सब इसलिए होता है क्योंकि डॉग बाइट से लोग बाग डरते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इनको रेबीज़ का इंजेक्शन लगाया है हम लोगों ने, ताकि लोग बाग इसके बारे में अवेयर हों कि इनको इंजेक्शन लग गए हैं, वो काट लेंगे तो ज़्यादा हार्म नहीं होगा, तो इनके साथ क्रूएलिटी कम होगी। जी, इसका ये रेबीज़ का इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं हमारे, जिससे कि डॉग्स को सेफ़ रहेंगे। किसी भी व्यक्ति को काट लेंगे, किसी भी इंसान को, तो उससे सेफ़ बने रहेंगे वो। ये आज वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं हम लोग। जी, किस तरह की फाउंडेशन है, क्या वर्क करती है? जीव दया फाउंडेशन, जो कि हमारे ये भी स्ट्रीट एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। किस तरह का फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा है कि जो इंजर्ड हो रहे हैं, डॉग परेशान है, पैरालाइज्ड है, बीमार हैं, किसी की खुजली हो गई है, घाव हो गए हैं, तो उसके लिए हम जो है मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मौजूदा हालात में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने की ज़रूरत है। हुकूमतें तमाम तबकों की तरक्की और खुशहाली के लिए संजीदा कोशिशें करें। बेंगलुरु में कोलाडा मठ के सरप्रस्त शांतवीर महास्वामी ने ये बात कही। संक्रांति त्यौहार के मौके पर अखिल कर्नाटक सूफी संत तंजीम ने शांतवीर महास्वामी को तहनीत पेश करते हुए इन्हें त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस तंजीम के सदर सूफी वली बाकादरी ने कहा कि संक्रांति त्यौहार में हिंदू भाई नीम के पत्ते और गुड़ तकसीम करते हैं ताकि समाज में सच्चाई, प्यार और मोहब्बत आबाद रहे। सभी जनांग का जो महापुरुष जो है, संत जो है, इधर आके ठहरते थे, भोजन लेते थे, जो प्रार्थना करते थे। सबका जीवन मोदी जो बोलता है, सबका समान, सबका, ये क्या बोलने में कुछ नहीं होता है। अनुष्ठान में, कानून में लाना, हम सब एक ही है। जो अभी जो राष्ट्रकवि है निज़ार अहमद का, लेकिन क्या देखा उन्हें मरने के बाद में सरकार इज्जत भी नहीं दिया। बेवकूफ़ सरकार है ये सरकार। ये राष्ट्र कवि है, हम गए थे इधर, लेकिन वे पहले इधर थे जो पढ़ने के समय इधर पढ़ा हुआ है। निज़ार अहमद इधर पढ़े के MA पास किया, बाद में राष्ट्र कवि बने। जो करीम खान
जो छोड़ के आया इधर कोई भी उनका आश्रय नहीं दिया, क्योंकि ये कन्नड़ पिक्चर बनाता है, कन्नड़ को उत्तेजन करता है करके सब लोगों ने करीम का इधर नाम आश्रय दिया, उनका किताब में आया है। इसलिए काम को अंजाम देना चाहिए। आज संक्रांति जो एक त्यौहार है, आज ये संक्रांति त्यौहार के मौके पर गुड़ और नीम के पत्ते तकसीम करते ही नीम कड़वा होता है और गुड़ मीठा होता है। जो नीम कड़वा है वो सच्चाई है, हकीकत है, यानी कि सच कड़वा रहता है, हमेशा सच को बोलना चाहिए। और गुड़ जो मीठा होता है इससे जो है मोहब्बत बांटना चाहिए, तमाम में इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। नेल्लोर जिला कलेक्ट्रेट पर मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने नेल्लोर कमिश्नर पर कीमती वक्फ अराजी पर कब्जा करके यहां साइंस पार्क बनाने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कमिश्नर पर कड़ी कार्रवाई करने और वक्फ जायदाद को बचाने की वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी से अपील की है। नेल्लोर में 250 करोड़ से भी ज्यादा वक्फ की जो जमीन है, उस जमीन पर यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर गुंडागिरी दिखा के, कानूनन कह के उस पर कब्जा जमा कर साइंस पार्क का एक ड्रामा वहां पर दिखाकर सारे मुसलमानों के दिलों को उन्होंने घायल किया। यहाँ पर जो ऑफिसर है अपने हिसाब से वो कानून कह के सारी जमीनों को, मुसलमानों के जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर पर एक्शन कीजिए, एक्शन लीजिए और FIR कीजिए। जब तक हमारी हमारा एहतजाज जारी रहेगा, ये तो शुरुआत है, तो हम खबरदार करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर को। आत्मकुर मामले पर बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कारकुनों ने विजयवाड़ा लेनिन सेंटर पर एहतजाज किया। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के लीडर शेख बाची ने हुकूमत और पुलिस रवैये की मजम्मत की, दहशतगर्दी के अलामती पुतले को नजर आतिश किया। आत्मकुर मामले को हुकूमत की नाकामी करार दिया। हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत को फरोग देने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। हिंदू मुसलमान भाई लोगों बीच में लड़ी रखने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में ये 14 लाख इन्वॉल्व होकर मुस्लिम समाज में इंटरफेयर होकर ऐसा डिस्टर्बेंस करने का, सोसाइटी को डिसॉल्वेशन करने के लिए खेला खेल रहे। इसके बारे में गवर्नमेंट सो रहे, गवर्नमेंट देख के इसके बारे में पकड़ने के इंटेलिजेंसी का ये सिस्टम पूरा सो के ये कर रहे हैं। ये लोग एंकरेज कर रहे हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स चला रहा है आंध्र प्रदेश में। इसलिए ये चलता है, इस इंस्टीट्यूट्स का भरोसा मिल गया थोड़े लोग को। ये भरोसा मिल के बाद पुलिस स्टेशन के ऊपर भी राइड करने के तैयार हो गए। ये बहुत गलती है, हिंदू मुसलमान सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए करते इस काम को। ये आतंकवादी को हटाना जरूरी है। और इसी के साथ खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।